हेलो डियर स्टूडेंट। ये वीडियो लेक्चर आपके यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस के पार्ट 2 वेक्टर इंटीग्रेशन पे है। उसके पिछले 5-7 सालों के 5 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें भी ईयर वाइज ही करूंगा, मैं पूरा इंटीग्रेशन का ही पोर्शन है। पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं 22 23 20। ये बेटे न्यूमेरिकल 2023-24 में सेक्शन सी में आया था 7 मार्क्स का। ठीक है। सेक्शन बी में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व से था, और सेक्शन सी का दूसरा न्यूमेरिकल भी वेक्टर डिफरेंशिएशन से था। बस एक ही न्यूमेरिकल आता है वेक्टर इंटीग्रेशन से। अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल e टू द पावर dy dz माइनस दिस वन वेयर s इज द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले ये जाने s क्या है। ये एक एक्स वाई प्लेन पे सिलेंडर है, सिलेंडर है, जो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू h प्लेन से कट कर दिया गया है। तो डेट मीन्स अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई प्लेन पर इसकी जो इमेज आएगी ये है सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये आपका क्या हुआ है, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू h से कट कर दिया गया है। तो z लिमिट आपको मिली गई। ठीक है। सबसे पहले आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखेंगे। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या बेटे, सरफेस इंटीग्रल s f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटे, वो सरफेस इंटीग्रल निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं। क्यों? वो क्या करेगा, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा ट्रिपल इंटीग्रेशन में। तो आप सरफेस इंटीग्रल निकालने से बच जाओगे, है ना। आगे बात समझ में। तो चलिए, लेकिन यहाँ पे डॉट एन कैप ds तो दिया नहीं है। तो यहाँ क्या दिया गया है, हियर गिवन, सीधा सीधा इन्होंने दे दिया है एफ। ऐसे अगर कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जैसे कि यहाँ दिख रहा है तुम्हें, एफ सिर्फ इनके डेरिवेटिव्स के कंपोनेंट हैं, ई टू द पावर एक्स, इसके साथ आई कैप लगा दो, माइनस ई टू द पावर एक्स वाई प्लस 3z के कैप, सॉरी उसके साथ जे कैप लगाना भूल गया, एक्स वाई जे कैप प्लस 3z के कैप एंड एन कैप ds की वैल्यू सीधे दे दी। अब आपको आई dy dz, बेसिकली आपको f निकालना था बस, प्लस जे dz dx प्लस के dx dy। ठीक है। और जो v क्या है, इस सरफेस s से बाउंडेड रीजन है। v इज द रीजन बाउंडेड बाई सरफेस s। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, f आपको मिल गया, यहां से आपने इस इंटीग्रल से f निकाल लिया। तो जब f निकाल आया तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस f निकालना है। नाउ डाइवर्जेंस f इक्वल टू डेल डॉट e टू द पावर x i कैप माइनस e टू द पावर x y j कैप प्लस 3z के कैप। मैंने आपको बताया था पहले भी कि डाइवर्जेंस के केस में आई कंपोनेंट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, j कंपोनेंट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, k कंपोनेंट z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पे i का कंपोनेंट क्या है, e की पावर x, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। j का कंपोनेंट क्या है, माइनस e की पावर x y, तो ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो माइनस e की पावर x आ गया। 3z z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया तो 3 आ गया। तो डाइवर्जेंस f क्या आ गया, 3। बस अब आपका डाइवर्जेंस f3 आ गया बेटे। हेंस बाय वन, हेंस बाय वन सरफेस इंटीग्रल, वही लिख दो जो दिया गया है बेटे, e टू द पावर x dy dz माइनस बाई e टू द पावर x dz dx प्लस 3z dx dy इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 dv। अब इसकी लिमिट रख दो बेटे, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये है रीजन आर, इसको हम होल्ड पे रखते हैं हमेशा, 2D वाला होल्ड पे रखते हैं। रीजन आर इंटू जेड का है, जेड इक्वल टू 0 से h, 3 बाहर ले लो, डी जेड डी एक्स
डी वाई। तो ये हो जाएगा 3 डबल इंटीग्रल आर जेड 0 से h dx dy। So this equal to 3h डबल इंटीग्रल आर dy dx। अब चूंकि इसको आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दो, सर्कुलर केस है तो पोलर कोऑर्डिनेट में इसको चेंज कर दो। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज होने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को आप लिखोगे आर इक्वल टू सी। तो अब आपकी आर लिमिट हो गई 0 से c और थीटा हो जाएगी 0 से 2 पाई। नाउ चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। जब भी सर्किल होता है तो हमेशा पोलर की तरफ चलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स बाय पुटिंग x इक्वल टू c cos थीटा एंड y इक्वल टू, या r cos थीटा कर दो, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, सो दैट dx dy इक्वल टू r dr d थीटा एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। Hence integral becomes double integral r dr d थीटा। अब आपको r लिमिट लिखनी है और थीटा लिमिट लिखनी है। तो r लिमिट के लिए क्या करना होता है, ओरिजिन से एरो बनाते हैं और जहां से बाहर निकलती है वो, जहां से इंटर करती है आर की लोअर लिमिट और जहां से बाहर निकलती है आर की अपर लिमिट। क्योंकि सिलेंडर के अंदर ओरिजिन पूरा घिरा हुआ है, ओरिजिन सिलेंडर के अंदर है, तो आर की लोअर लिमिट हो गई 0, क्योंकि ओरिजिन से निकलते ही वो रीजन के अंदर इंटर कर गई। और आर इक्वल टू सी सर्किल से बाहर जा रही है, आर की अपर लिमिट हो गई सी, आर इक्वल टू 0 to c। और पूरा रीजन कवर करने के लिए ये यहां से एक्स एक्सिस से चलना चालू करेगी और पूरा का पूरा वापस यहीं घूम के आएगी 0 से 2 पाई, पूरा यहां से चली और पूरा यहीं आ गई। तो थीटा लिमिट क्या होगी तुम्हारी 0 से 2 पाई। तो थीटा हो गई 0 से 2 पाई। और बाहर क्या आएगा, 3h। 3h कैलकुलेट कर दीजिए, 3h 0 से 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 0 से c। सो दिस इक्वल टू 3c² h/2 डी थीटा रहेगा 0 से 2 पाई डी थीटा। तो दिस इक्वल टू 3c² h/2 थीटा 0 से 2 पाई। सो दिस इक्वल टू 3c² h इंटू 2 पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल। सो दिस इक्वल टू 3 पाई c²h। हालांकि यहां पे दिख रहा था आंसर, क्योंकि ये आपका सर्किल का एरिया है, तो चाहो तो आप लिख सकते थे यहां पे डायरेक्ट कि 3h इंटू एरिया ऑफ द सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3h इंटू पाई सी स्क्वायर, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन जब समय कम हो तो ये टेक्निक करना, समय हो तुम्हारे पास तो बकायदा प्रॉपर इंटीग्रेशन करके दिखा देना। आगे बात समझ में। चलिए अब दूसरे ईयर की न्यूमेरिकल। अगेन बेटा 22-23 में ये आपका न्यूमेरिकल जो आया था, ये भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आया था, लेकिन बस यहाँ पर एफ दे दिया, एफ इन्होंने क्लियरली दे दिया। और रीजन अगर तुम ध्यान से देखो, जो सरफेस है वो वही है, वहां c² था या, और यहाँ 4 है और h है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, सरफेस इंटीग्रल s f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v डाइवर्जेंस f। यहां तो क्लियरली f दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालो। नाउ
यहाँ पे 2022-23 में सेक्शन सी के दोनों ही न्यूमेरिकल वेक्टर इंटीग्रेशन पे थे। तो हो जाएगा डेल डॉट 4x i कैप माइनस 2i² j कैप प्लस z² k कैप। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y प्लस 2z, सॉरी ओनली 4 माइनस 4y, ठीक है, प्लस 2z। बस सीधे सीधे लीजिए, हेंस बाई वन सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। अब मुझे लिमिट लेनी होगी 4 - 4y प्लस 2z। यहां पर बेटे थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आर लिखो, z = 0 से 3, चूंकि अंदर क्वांटिटी है, dz dy dx इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल r 4z माइनस 4yz प्लस z² 0 to 3 dy dx। सो दिस इक्वल टू डबल इंटीग्रल, अब मैं इसमें लिमिट रखूंगा 12 - 12y प्लस 9 dy dx। बेटे अब है क्या, ये तो जेड लिमिट आपने डाल दी। अब एक्स वाई लिमिट के लिए एक्स वाई प्लेन पे कैसा रीजन है, एक्स वाई प्लेन पे जो आपका रीजन है वो है पूरा का पूरा सिलेंडर, ठीक है। एक्स एक्स इसको मैं पोलर में नहीं चेंज करूंगा। तो बेटा अगर पोलर में करेंगे तो अंदर 3 टर्म है, ठीक है। हालांकि 3 टर्म क्या है, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 12 + 9 या 21 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी अगली लाइन में सिंप्लीफाई कर दूंगा, लिमिट डाल दें दो मुझे, ठीक है। तो इससे अच्छा हम इसको सीधे डायरेक्टली पोलर में कार्टेशियन से कर देंगे। तो ये सर्किल क्या है, x² + y² इक्वल टू 4। तो जो अपर कर्व होगी √4 - x² हो जाएगी, और जो लोअर कर्व होगी y = -√4 - x² हो जाएगी, और ये हो जाएगी -2 से +2, ठीक है। तो जो स्ट्रिप है तुम्हारी y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो y की लोअर लिमिट -√4 - x² और अपर लिमिट +√4 - x²। तो y लिमिट हो गई -√4 - x² से +√4 - x², और x लिमिट हो गई -2 से +2। आगे बात समझ में क्लियर। तो ये इक्वल टू हो गया तुम्हारा -2 से +2 21y माइनस 6y² -√4 - x² से +√4 - x² dy dx। हाँ, dy तो अब रह ही नहीं गया, लिमिट पुट कर दो बेटे। तो दिस इक्वल टू -2 से +2, ये हो जाएगा 21 4 - x² +√4 - x², और इधर हो जाएगा -6, और तुम्हारा चेक करने दो 6y², तो हट जाएगा -6 × 4 - x² माइनस, ये तो खत्म ही हो जाएगा, 4 - x² dx। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -2 से +2 42 √4 - x² dx। चलो ये सीधा सीधा उसका फार्मूला लग जाएगा तुम्हारा √a² - x² का। तो क्या होता है √a² - x² का फार्मूला, x/2 √a² - x² प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और लिमिट हो गई
-2 से +2। सो दिस इक्वल टू, यार थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ये। ध्यान से देखो बेटे, इवन फंक्शन है अंदर, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स को -x से रिप्लेस करने पर इंटीग्रेंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इवन फंक्शन बन गया। इसको 2 0 से 2 कर दो। 42 का है, कम लफड़ा पाले जब दिख रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 84, और ये भी हो जाएगा 0 से 2। तो दिस इक्वल टू 84, 2/2 √4 - 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, अपर लिमिट -0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, और ये भी 0 हो गया। तो टोटल आपका आ गया 84 इंटू 4/2 इंटू π/2, ये तो कैंसिल हो गए, आंसर हो गया 84π। ठीक, चलिए अब वो दूसरा सेक्शन सी के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये 22-23 में आया था, 7 मार्क्स में, सेक्शन सी में ही। वो पिछला एक न्यूमेरिकल तो अभी जो हुआ है ये भी आया था 22-23 में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। दूसरा स्टोक का आ गया था। स्टोक तो भाई ऐसा है, मजबूरी में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रल से भागते हैं और ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो स्टोक तो बहुत मजबूरी में, जब तक कहा नहीं जाए तब तक कोई स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं करता। तो चलिए अब कहा गया तो हम यूज करेंगे। लिखिए, बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या करती है बेटे, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। तो चलिए, सबसे पहले उसने कहा कि सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो हमें पहले ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, गलत बन गया। ये वाला ट्रायंगल बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 0। हम तो खाली 2D पे ही बना सकते हैं, 3D पे बना ही नहीं रहे। A10, ये O पॉइंट है, और B11, ठीक है। क्योंकि 3D पे क्यों बनाना, 2D पे काम हो गया। भाई जो 000 है और 0 0 हो गया। जेड कंपोनेंट तीनों में ही 0 है कायदे से, तो जब जेड कंपोनेंट तीनों में ही 0 है तो 2D ये यहीं बनेगा, एक्स वाई प्लेन पे ही, ठीक है। चलो लिख देते हैं, ये तो दिख ही गया अचानक से। सिंस जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज 0, therefore the triangle lies in the xy plane। और चूंकि एक्स वाई प्लेन पे है, तो ये जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, वो के कैप के बराबर होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। क्योंकि जब एक्स वाई प्लेन पे आपका पूरा का पूरा सरफेस है, तो जो सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल है, जो एन कैप होता है बेटे, ये जो एन कैप है, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट नॉर्मल टू द सरफेसेस। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेसेस। जब ये पूरा का पूरा सरफेस एस आपका एक्स वाई प्लेन पर है, तो इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एन कैप इक्वल टू के कैप। तो लीजिए, ये तो बहुत आसानी हो गई। नाउ, तो सबसे पहले कर्ल एफ निकाले बेटे। कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। हम देख रहे हैं
इज इक्वल टू आई जे के डिवर अपॉन डिवर एक्स डिवर अपॉन डिवर वाई डिवर अपॉन डिवर जेड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, सो दिस इक्वल टू आई कैप, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस जे कैप, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1, इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस के कैप, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x और इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -2y। ठीक है, तो ये हो गया दिस इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप 2x -2y। चलिए, ये तो हो गया कर्ल एफ। अब आपको क्या चाहिए? कर्ल एफ डॉट एन कैप। ठीक है, तो नाउ थोड़ा सा लेंदी होता है बेटे ये। कर्ल एफ डॉट एन कैप चाहिए, तो एन कैप कितना है? के कैप है तुम्हारा, जे कैप प्लस के कैप 2x -2y डॉट के कैप। तो के डॉट के 1 होता है, तो 2x -y। ठीक, अब आपको तोड़ना है dx ds को। तो जो ds होता है बेटे, वो होता है dx dy, एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहे हो ना, अपॉन मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। अगर आप एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहे हो तो dx dy में टूटेगा, तो ये हो गया dx dy अपॉन मॉड ऑफ एन कैप, आपका के कैप है, डॉट के कैप डॉट के कैप 1 होता है, तो ds हो गया dx dy। तो बस आपकी सारी तैयारी हो गई, कर्ल एफ डॉट एन कैप निकाल लिया और dx dy निकाल लिया। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर y लिमिट क्या होगी, x लिमिट क्या होगी, अब उसकी बारी। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बेटे? y इक्वल टू एक्स। तो जो एरो आपने ड्रॉ करी y एक्सिस के पैरेलल करी, ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू जीरो। तो एरो कहां से इंटर करी? y इक्वल टू जीरो लाइन से। ठीक है, एरो आपकी इंटर करी y इक्वल टू जीरो से, कहां से बाहर गई? y इक्वल टू एक्स लाइन से। ठीक है, इस ट्राइंगल से जो बाउंडेड रीजन वो अंदर है। y लिमिट्स आर y लिमिट्स आर y इक्वल टू जीरो टू एक्स, और एक्स एक्सिस पे कितना खिसकेगी ये एरो? जीरो से चलेगी 1 तक ही जाएगी। ठीक है, एक्स लिमिट्स आर एक्स इक्वल टू जीरो टू 1। सारी तैयारी हो गई, मुझे वाई लिमिट मिल गई, एक्स लिमिट मिल गई, कर्ल एफ डॉट एन कैप की वैल्यू मिल गई और डीएस की वैल्यू मिल गई। अब बस सो बाई वन सो बाई वन सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो टू 1 और वाई इक्वल टू जीरो टू एक्स। कर्ल एफ डॉट एन कैप क्या निकाला था अपन ने? 2x-y dy dx। सो दिस इक्वल टू 2 0 to 1 और एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, वाई लिमिट हो गई 0 to x dx। सो दिस इक्वल टू 2 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। सो दिस इक्वल टू 2 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। सो दिस इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। योर आंसर इज 1/3। चलिए, 22-23 का हो गया, 21-22 के न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये बेटा 2021-22 में दो न्यूमेरिकल आए थे। पहला था स्ट्रेट ग्रीन थ्योरम फॉर प्लेन, 2 मार्क्स का। दूसरा वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। ये था, ये पकाने वाला होता है वेरिफिकेशन। लेकिन अगर जिसको करना है 100 मार्क्स का पेपर, तो हालांकि इसके ऑप्शन में था, इसके ऑप्शन में आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल था, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही किया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव में दिक्कत हो रही हो किसी को, चलो देखते हैं इसको। हाँ, तो वेरिफिकेशन के पहले सबसे पहले आपको स्टोक थ्योरम लिखना पड़ेगा। स्टोक्स थ्योरम क्या है? सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, वेयर
S is the surface bounded by क्लोज्ड कर्व सी। इस लाइन में सारी बातें आ गई। क्लोज्ड कर्व सी से बाउंडेड सरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे एलएचएस पे हम काम करेंगे। एलएचएस, तो एलएचएस पे करने से पहले एफ डॉट डी आर, चलो लगे आती एलएचएस पे काम करेंगे। तो एलएचएस पे क्या हो जाएगा बेटे, एलएचएस पे काम करने से पहले आपको रीजन बनाना होगा। रीजन कैसे बनेगा, तो रीजन आपका ये बनेगा, एक्स वाई, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब मैं तो एक्स वाई प्लेन पे ही ला रहा हूं बेटे, इसको आगे तो कहीं ले नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। या इसमें क्यूब में अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेके चलो बेटे। एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें जेड प्लेन भी इंक्लूडेड है, और स्टोक थ्योरम के वेरिफिकेशन के लिए हमें लाइन इंटीग्रल भी तीनों प्लेन पे निकालना होगा। सरफेस इंटीग्रल में तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड इट विल टेक टाइम। ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, आधा घंटा कम से कम लेगा लाइन इंटीग्रल की कैलकुलेशन में। तो मैं इसको होल्ड पे डाल रहा हूँ न्यूमेरिकल को। अगर मुझे समय बचा मैं आगे की न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत कम टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल आ गया है। समय बचा तो लास्ट में करूंगा, है ना। क्योंकि आपको भी सजेशन ये है कि ऐसे बड़े न्यूमेरिकल जो आधा घंटा ले ले, उतने में तो आप दूसरे न्यूमेरिकल कर लोगे। तो यहाँ पे तो अपन एग्जाम की तैयारी ये कर रहे हैं पीवाई क्यूज के थ्रू, कॉन्सेप्ट तो सीख नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम उन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देंगे जो क्वेश्चंस हमारा 30-40 मिनट से ज्यादा का समय ले लें। तो चलिए मैं 2020-21 में चलता हूँ, ठीक है। इसमें तो 21-22 में एक ही न्यूमेरिकल आया था, 20-21 में भी दो दो न्यूमेरिकल आए थे, एक सेक्शन बी में और एक सेक्शन सी में। तो चलिए, पहला तो जो क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का, वो तो यही था स्टेट ग्रीन्स थ्योरम, जो 21-22 में आया था। दूसरा डाइवर्जेंस थ्योरम का था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तीसरा वेरीफाई स्टोक थ्योरम का था, जहां भी ये वेरिफिकेशन है, लेकिन वो वेरिफिकेशन जेड इक्वल टू जीरो प्लेन पे था, यानी एक्स वाई प्लेन पे था। तो वहां पे तो ठीक है, इतना तो चल जाता है, ये 15 मिनट का न्यूमेरिकल बनता है। लेकिन थ्री डी पूरा इन्वॉल्व हो जाने पे हमारा लाइन इंटीग्रल टाइम बहुत ज्यादा लेगा। जेड प्लेन भी आ गया है ना। तो चलिए सबसे पहले डाइवर्जेंस थ्योरम का देख लेते हैं, फिर वेरिफिकेशन करेंगे स्टोक का, 20-21 वाला। तो यहां पे इसने ये कहा कि वेरीफाई करिए। तो चलिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है एफ क्या है। तो लिखिए बाई डाइवर्जेंस थ्योरम एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वी डाइवर्जेंस एफ डी वी। हियर एफ इक्वल टू, वही बोला, डी वाई डी जेड का कम कौन है, एक्स, ये आई कंपोनेंट बन गया, प्लस डी जेड डी एक्स के साथ कौन है, वाई, तो प्लस वाई जे, डी एक्स डी वाई के साथ क्या है, जेड, प्लस जेड के, एंड एन कैप डी एस क्या हो गया, डी वाई डी जेड आई कैप, प्लस डी जेड डी एक्स जे कैप, प्लस डी एक्स डी वाई के कैप। तो ऑब्वियसली आपको यूज करना है डाइवर्जेंस, यानी सरफेस को ट्रिपल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए डाइवर्जेंस एफ निकाल लीजिए नाउ। डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू डेल डॉट एफ इज इक्वल टू डेल डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो दिस इक्वल टू 1 + 1 + 1 = 3। मैंने बताया था ना, आई कंपोनेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, जे कंपोनेंट वाई के रिस्पेक्ट में, के कंपोनेंट जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाए। अब आते हैं 3D की बात करते हैं। एस इज द पोर्शन ऑफ द प्लेन विच लाइन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो जैसे इसने फर्स्ट ऑक्टेंट बोला, इसका मतलब एक्स वाई और जेड तीनों की लोअर लिमिट हो गई जी। सो बाई वन, सो बाई वन सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल 3 dz dy dx, जेड लिमिट 0, वाई लिमिट भी 0 और एक्स लिमिट भी 0।
तो जब ये बेटा जेड लिमिट, तीनों लोअर लिमिट जीरो हो गई, इसके लिए जेड क्या हो जाएगा, 6 - x - 2y/3, 6 - x - 2y/3। ठीक है। अब आती है बात y लिमिट, एक्स वाई लिमिट की। तो इस प्लेन का जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ x + 2y + 3 = 6 ऑन एक्स वाई प्लेन, तो जेड कंपोनेंट जीरो कर दो बेटे। तो जेड जीरो करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हें, x + 2y = 6 + 3z जेड जीरो किया तो x + 2y = 6। तो जब y जीरो तो x 6, और जब x जीरो तो y 3। तो ये लाइन, तो यानी शेडेड रीजन ये वाला। ठीक। तो ये बन जाएगी इक्वेशन y = 6 - x/2। स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल ले लो, तो y = 0 से 6 - x/2। तो हो गई 0 से 6 - x/2। ठीक। और x लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 6, 0 से 6। ठीक। अब इंटीग्रेशन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यूनिट 4 में खूब सारे इंटीग्रेशन हो चुके हैं हमारे, और यूनिट 4 का मैं वीडियो लेक्चर भी बना चुका हूं पूरा आपका लेक्चर वाइज, उसमें ढेर सारे इंटीग्रेशन हो गए। अब आप सीधे इसको इंटीग्रेट करना केयरफुली, आंसर आपका 18 है। ठीक है। आपको मेरा पर्पस है आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल कवर करा के उनका कॉन्सेप्ट और लिमिट समझा दूं। ठीक है। क्योंकि हर न्यूमेरिकल पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मान लो 3 घंटे की तो ये बनेगी, और मैं न्यूमेरिकल भी ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा। दूसरा न्यूमेरिकल ये था सेक्शन सी में, वही 2020-21 में जिसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f = x² i + xyj इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर रूट साइड्स आर x = 0 y0 xa ya इन द जेड प्लेन। अब ये तो प्लेन z = 0। तो ठीक है यार, इतना तो बनता है, ये 1.5 पेज में हो जाएगा। लेकिन उस न्यूमेरिकल में तो 3D था पूरा, ऐसे न्यूमेरिकल तो एग्जाम में छोड़ ही दिया करो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बेटे रीजन ट्रेस करते हैं। x और y, x = 0 लाइन ये है, y = 0 लाइन ये है, x = a लाइन ये है, और y = a लाइन ये है। इससे घिरा हुआ रीजन है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जब तक कि कहा ना जाए क्लॉकवाइज चलने को। ओ से चले ए तक गए, ए से चले बी तक गए, बी से चले सी तक गए, सी से ओ पे आ गए। ठीक। क्लियर। तो चलिए आप लिखिए, हियर, हियर नहीं, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है बेटे, लाइन इंटीग्रल सी f.dr = सरफेस इंटीग्रल s कर्ल f .n कैप ds। तो चलिए वेयर c इज द, चाहे जो लिख दो, c इज द बाउंड्री ऑफ द सरफेस ऑफ द सरफेस s, या s इज द सरफेस बाउंडेड बाई कर्व c ऑफ द सरफेस s। तो चलिए सबसे पहले एलएचएस करते हैं। लाइन इंटीग्रल सी f.dr आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको पहले f.dr कैलकुलेट करना होगा। तो f.dr क्या हो जाएगा, x² i कैप + xyj कैप डॉट idx + jdy। तो ये हो गया x² dx + xy dy। ये तुम्हारा हो गया f.dr। ठीक है। अब बारी किसकी आई, इसकी, लाइन इंटीग्रल एलएचएस की। सो एफ डॉट, अरे सी f.dr, एक्चुअल में पूरा का पूरा जो क्लोज्ड कर्व सी है बेटे, चार हिस्सों में बंट गया।
चूंकि आप ओ से चले और ओ तक आ रहे हो, लेकिन ओ से ए तक y इक्वल टू जीरो लाइन से गए, ए से बी तक x इक्वल टू ए लाइन से आए, बी से सी तक y इक्वल टू ए लाइन से आए, सी से ओ तक x इक्वल टू जीरो लाइन से आए, तो हर लाइन की इक्वेशन अलग है। तो ये चार हिस्सों में बढ़ जाएगा, इक्वल टू ओ ए एफ डॉट डी आर प्लस ए बी एफ डॉट डी आर प्लस बी सी। अब यहाँ पे क्लोज्ड कर्व नहीं लगाएंगे बेटे, जो बीच में सर्किल बना रहा था क्लोज्ड कर्व के लिए यहां नहीं लगेगा, चूंकि ओपन कर्व है। एफ डॉट डी आर प्लस सी ए एफ डॉट डी आर, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 फॉर ओ ए, ओ ए लाइन के लिए। अब पहला काम होगा हमारा ओ ए के लिए। तो ओ ए के लिए जरा मुझे बताइए, ओ ए लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज dy इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में एफ डॉट डी आर में dx भी है dy भी है, और लाइन इंटीग्रल एक सिंगल इंटीग्रल है, तो सिंगल इंटीग्रल में दो वेरिएबल नहीं काम करेंगे। तो इसी वजह से कर्व की जब इक्वेशन मिलती है, जैसे कर्व की इक्वेशन से y या x में से किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कर्व की इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, लाइन इंटीग्रल एक सिंगल इंटीग्रल है, सिंगल इंटीग्रल में दो वेरिएबल काम ही नहीं करेंगे, तो एक वेरिएबल से काम होना है आपका। ठीक, तो अब मिल गया मुझे y इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज dy इक्वल टू जीरो। अब चूंकि dy खत्म हो रहा है, एंड तो x कहां से कहां वेरी करेगा? x वेरीज फ्रॉम, चूंकि dy खत्म तो x की लिमिट चलेगी, यहां पे x जीरो है और यहां पर x क्या है? a कॉमा जीरो। b के कोऑर्डिनेट क्या है? a कॉमा a। c के कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो कॉमा a। ठीक, x वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू जीरो टू a। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। हेंस ओ ए एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो टू ए, क्या था तुम्हारा? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। तो डी वाई तो जीरो है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। सो दिस इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो टू ए, सो दिस इक्वल टू ए क्यूब बाई थ्री। अब अगला नंबर किसका है? ए बी का। फॉर ए बी, बारी आई ए बी की। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू ए। तो जब x इक्वल टू ए है, कांस्टेंट है, तो dx क्या हो जाएगा? जीरो। तो लो बात ही खत्म हो गई। तो अब y वेरी करेगा, एंड y वेरीज फ्रॉम, चूंकि dx खत्म हो गया, जीरो टू ए, क्योंकि ए पॉइंट पर y जीरो है, बी पॉइंट पर y ए है, जीरो टू ए। हेंस ए बी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो टू ए, dx खत्म हो गया, तो क्या बचा? एक्स वाई डी वाई, और x की जगह a रख दोगे। ये रहा है बेटे, यहां पर एफ डॉट डी आर रखा है ना, ये रहा एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो जीरो टू ए वाई डी वाई, सो दिस इंप्लाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू, सो दिस इक्वल टू ए क्यूब बाई थ्री, नहीं ए क्यूब बाई टू। अगला नंबर किसका है? बी ए बी सी का। फॉर बी सी, बी सी लाइन की इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू ए, तो वाई इक्वल टू ए, सो दिस इंप्लाइज यहां डीवाई जीरो हो गया। तो अब कौन वेरी करेगा? एक्स वेरी करेगा, एक्स की लिमिट चलेगी। एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल टू, बी पॉइंट पर एक्स ए है, और सी पॉइंट पर एक्स क्या है? जीरो। हेंस बी सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू, तो डी वाई खत्म हो गया, तो ए टू जीरो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी एक्स क्यूब बाई थ्री ए टू जीरो, यानी माइनस ए क्यूब बाई थ्री। अब किसकी बारी आई? सी ए की। फॉर सी ए,
सी ए की बारी आई, सी ए लाइन की इक्वेशन में क्या है बेटे, x इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब कौन वेरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम ए टू 0। क्योंकि, क्यों बेटे, ए टू 0 क्यों, क्योंकि सी पॉइंट पर y की वैल्यू ए है और ए पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है। ए, अरे एक मिनट, सी ए कैसे चलेंगे भाई, गलत कर गया। ओ ए बी बी सी सी ओ आना है, ओ ए बी बी सी सी ओ, सॉरी, सी ए का कोई जरूरत ही नहीं है, सी, ये ए दिया है ना मैंने। हाँ, सी से तो ओ आऊंगा भाई। कुछ नहीं, दिमाग में तो पूरा फिगर बैठा हुआ था, इसी वजह से करता चला जा रहा था, लेकिन मिस्टेक कर दी यहाँ पे, सी ओ। हाँ अब ठीक है। हाँ, तो x 0 है, तो डी एक्स 0, वाई वेरीज फ्रॉम सी पर y की वैल्यू है a और o पर y की वैल्यू है 0, बस। हेंस सी ओ एफ डॉट डी आर इक्वल टू, हाँ भाई, ए टू 0, डी एक्स 0 है, एक्स वाई, तो यार ये तो सब मामला ही 0 हो गया गुरु। 0, खत्म, कहानी खत्म, सीओ पे 0 आ गया। ठीक। सो फ्रॉम वन, सो फ्रॉम वन लाइन इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, सारे ऐड कर दो ऊपर से लेकर नीचे तक, ए क्यूब बाई 3 प्लस ए क्यूब बाई 2 माइनस ए क्यूब बाई 2, 3 प्लस 0, यानी ए क्यूब बाई 2। एल एच एस की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आई, एल एच एस की। ठीक, ये एल एच एस की वैल्यू आई। अब बात करना है आर एच एस की। आर एच एस में क्या है, आर एच एस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। तो सबसे पहले कर्ल एफ कैलकुलेट करिए। नाउ ऑब्वियसली बेटे, 100% अगर मेरा ये सही है तो ए क्यूब बाई 2 ही आएगा आंसर, क्योंकि स्टोक थ्योरम तो वेरीफाइड ही है। कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस, एफ की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, तो हो गया आई जे के एक्स स्क्वायर एक्स वाई 0। सो दिस इक्वल टू आई, अरे कहां से जल्दी, डी एक्स डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, एक्स स्क्वायर एक्स वाई 0। अब ठीक है, सो दिस इक्वल टू आई 0 - 0, ये 0 है और यहाँ पे कोई जेड का टर्म नहीं है, माइनस जे, ये इस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होकर 0 दिया और ये जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होकर 0 देगा, बात खत्म, प्लस के, ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होकर वाई देगा और ये वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होकर 0 देगा। तो कर्ल एफ आ गया, कर्ल एफ वाई के कैप एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ओ ए बी सी ओ टू सरफेस। तो ये सरफेस कहां है बेटे, एक्स वाई प्लेन पे। इस, तो एक्स वाई प्लेन पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, के कैप, जेड एक्सिस के पैरेलल। कर्ल एफ हो गया, एन कैप हो गया, एंड डीएस की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। तो ये हो गया डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ के कैप डॉट के कैप, तो इज इक्वल टू हो गया डी एक्स डी वाई। बस हो गई तैयारी पूरी। वाई लिमिट एक्स लिमिट के लिए कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि आपका जो ये सरफेस था वो ये था, ओ ए बी सी, ये है y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू ए लाइन और ये है x इक्वल टू ए लाइन। ठीक, तो y लिमिट हो गई 0 से हुए और x लिमिट हो गई 0 से। हेंस सरफेस इंटीग्रल s
कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू, कर्ल एफ की एक्स लिमिट हो गई 0 से ए, वाई लिमिट हो गई 0 से ए, कर्ल एफ की वैल्यू वाई, कर्ल एफ डॉट एन कैप नहीं निकाला अभी, चलो वाई कैप डॉट के कैप, वाई वाई के कैप, कर्ल एफ की वैल्यू हो गई डॉट के कैप डॉट एन कैप, डीएस की वैल्यू हो गई डीएक्स डी वाई। ठीक, सो दिस इक्वल टू 0 टू ए यहाँ पे डीएक्स डीवाई नहीं लिखेंगे बेटे, डीवाई डीएक्स लिखेंगे, क्योंकि मैंने अंदर वाई की लिमिट लिखी। वो अलग बात है कि दोनों सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन ऑर्डर का मैटर करता है। अगर मैंने अंदर वाई लिखा तो पहले डीवाई लिखना चाहिए मुझे। टीचर के पास हथियार है एक नंबर काटने का, अगर ये हम मिस्टेक कर दोगे तो हो गया वाई डी वाई डी एक्स। सो दिस इक्वल टू 0 से ए वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से ए डी एक्स। सो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, एक्स 0 से ए, मैंने कहा था ए क्यूब बाई 2, हियर वी सी हियर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस की वैल्यू ए क्यूब बाई 2 और एल एच एस की, हैंस थ्योरम वेरीफाइड। ये न्यूमेरिकल बेटे 2029-22 में दो न्यूमेरिकल आए थे, एक सेक्शन बी में एक सेक्शन सी में। इस सेक्शन बी का है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। सेम पैटर्न पे ध्यान से देखो तुम, यही क्वेश्चन अभी किया है, बस फर्क इतना है कि एफ चेंज हो गया और ए की जगह एक्स इक्वल टू वाई रेक्टेंगल बन गया, बी आ गया, ए की बजाय बी आ गया तो रेक्टेंगल बन गया स्क्वायर की बजाय, और यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया। ठीक, तो आई इसको अच्छे से कर लोगे आप। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, अब इसमें वेरिफिकेशन करना है, यानी आपको सरफेस इंटीग्रल भी निकालना है और आपको सरफेस के साथ साथ इसका वॉल्यूम इंटीग्रल भी निकालना है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0 1 0 1 ये दोनों न्यूमेरिकल बेटे आपको ही करने हैं। और अगर ना कर पाओ तो आप कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे होगे एकेटीयू की, चूंकि इतना पुराना है, 5 साल पहले आया था क्वेश्चन, हर बुक में सॉल्व किया हुआ होगा। आप एकेटीयू की जो भी बुक यूज कर रहे होगे, और मैंने जो 2 3 बुक्स यूज हो रही है एकेटीयू में, उनमें मैंने देखा है सारे न्यूमेरिकल भले ही ना सॉल्व करते हो, चूंकि आसान न्यूमेरिकल है तो सॉल्व है उनमें। ठीक है, कर लीजिए। चूंकि आप एक्चुअल में बच्चों, मेरे पास आज टाइम नहीं था, लेकिन कंटिन्यूअसली आप लोगों का चैनल पे मैसेज आ रहा था कि यूनिट 5 का सेकंड पार्ट प्लीज बना दीजिए, तो मैंने किसी तरीके से समय निकाल के, इसी वजह से मैं पूरे 7 साल के न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा, बस टाइम निकाल के सिर्फ 5 साल के किए हैं, और ये भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए एक छोड़ रहा हूं मैं। रीजन है, मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं था, बस मैंने आपका मैसेज देखा तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। आप लोग अगर मेरे भरोसे हैं तो एटलीस्ट एक आइडिया तो दे दूं आपको, है ना। चलिए करिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से कल अपना एग्जाम करिएगा, लिखिएगा, और अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे भरोसा है। अगर आप अच्छे मार्क्स आएंगे, परेशान मत होना, कॉन्फिडेंस मत लूज करना, कूलली, आराम से, बहुत काल्म होके और बिना टेंशन के एग्जाम देना। ये मान के चलिए नंबर अच्छे आएंगे, जल्दबाजी करोगे तभी नंबर कटेंगे। पहले अपने आप को 50% पेपर करना, जो जो आते हैं उन्हें अच्छे से करना, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, लेकिन सही डायरेक्शन पे करना है। ठीक है, हाँ अगर तुमने जल्दबाजी